तो आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस पे हम देख रहे थे जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। देखिए इन्वायरमेंट में तो अजीबोगरीब क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप देख रहे हैं इन सब से जुड़े। और 2016 में तो पूरा पेपर इसी से भर के आ गया था। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है 2016 का। तो इसीलिए जितनी भी हैं और इसकी साइट पे जाके जो भी नई चीज़ें आपको मिल रही हैं उन सबको पढ़िए, क्योंकि यहीं कहीं से उठा के वो पूछ लेते हैं। तो हम जो देख रहे थे उसमें आगे हमने रेड प्रोग्राम तक देखा था। अब आगे के देखते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर WCMC क्या है? देखिए, यूनेप द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित WCMC संस्था का मुख्य कार्य जैव विविधता से संबंधित सूचनाओं का एकत्रण करना और इनका आकलन प्रस्तुत करना है। तो पहली बात की किसने स्थापित की? यूनेप ने। ठीक है, यूनेप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं जाना है तो पुराना वीडियो देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं आ रहा है तो बार बार उस चीज़ के बारे में पढ़िए जब तक आपको याद ना हो जाए। ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगता है, आप खोल के दोबारा अपनी बुक से या वीडियो से देख सकते हैं। तो यूनेप ने कब? 2000 में। ठीक है, इसकी स्थापना की थी, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर की। तो इसका मेन काम क्या था? जितनी भी देखिए बायोडाइवर्सिटी उससे रिलेटेड जितनी सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करना। हम तभी तो चीज़ों को बचा पाएंगे जब हमें उनकी सूचना होगी। ठीक है, और इसका आकलन प्रस्तुत करना इसका काम है। ये एक गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है, गैर लाभकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इस संस्था के मुख्य कार्य हैं, क्या कार्य हैं? रेड प्लस योजनाओं का समर्थन। ठीक है, रेड प्लस मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो आप वहीं पे जाके देखिए, आपको नहीं आ रहा है तो। इसके बाद जैव विविधता का मॉडल बनाना। ठीक है, जो जैव विविधता है उसका एक मॉडल बनाना। स्पीसीज प्लस सभी प्रजातियों के वर्गीकरण, वितरण, कानूनी विधान, उपयुक्त व्यापार बाधाओं के बारे में जानकारी देता है, जो साइट CMS कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज में सूचीबद्ध हैं। ठीक है, जितनी भी प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण, उनका वितरण, ठीक है, उनके बारे में क्या कानूनी विधान है, उनकी व्यापार बाधा है, उन सब के बारे में जानकारी देता है। जो स्पीसीज क्या है? CMS में सूचीबद्ध है। CMS यानी कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। जलवायु परिवर्तन एवं संरक्षित क्षेत्र पर, ठीक है, समुद्री आंकड़ा प्रेक्षण, व्यापार के लिए जैव विविधता के आंकड़े निर्मित करना। ठीक है, जैसे कि जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका भी व्यापार होता है, तो उसके आंकड़े एकत्रित करना। राष्ट्रीय जैव विविधता योजनाओं का समर्थन करना, ये सब इसके काम है। तो फिर से रिवीजन करेंगे कि वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर यूनेप ने 2000 में स्थापित किया था। एक गैर लाभकारी ये संस्था है और ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है उस रिलेटेड सूचनाओं को एकत्र करना इसका काम है और उनको इनका आकलन प्रस्तुत करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ये क्या है? पहले तो नाम देखिए, वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको नाम से भी मतलब कभी याद आ जाता है, वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, वॉच इंस्टीट्यूट है ना, ऐसे। ठीक है, पहले हमने जो पढ़ा वर्ल्ड कंजर्वेशन मतलब कुछ कंजर्वेशन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग मतलब जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा सेंटर है, तो नाम से ही काफ़ी चीज़ें आपको याद आ सकती हैं। वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं को सुस्पष्ट और तथ्यात्मक तरीके से रखने के कारण वैश्विक समुदाय का ध्यान वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की ओर गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे? जो पर्यावरणीय चिंता है उनको मतलब फैक्ट के बेस पे, तथ्यों के आधार पर सामने रख रहे थे। ठीक है, स्पष्ट तरीके। तो इसलिए क्या है, वैश्विक समुदाय का ध्यान वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की ओर गया। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र शोध संस्था है। ठीक है, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, शोध संस्था है, स्वतंत्र है, जिसकी स्थापना 1974 में लेजर ब्राउन द्वारा की गई। तो देखिए, इसकी स्थापना कब की गई? 1974 में लेजर ब्राउन ने। ठीक है, ये संस्था न केवल पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है बल्कि उनका व्यवहारिक समाधान भी प्रस्तुत करती है। मतलब लोग जो पर्यावरण से संबंधित समस्या आ रही है उसकी तरफ क्या है, लोगों का ध्यान आकर्षित करती है कि भाई आप जानिए इसके बारे में, उसका समाधान भी प्रस्तुत करती है, जिन्हें अपनाकर सतत विकास के लक्ष्यों को वास्तविक अपनाया जा सकता है। सतत विकास बहुत बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट करना कि वो चीज़ें मतलब ख़त्म ना हो, आगे की पीढ़ी के लिए भी चलती रहे। तो सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे समाधान प्रस्तुत करती हैं। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए WWI निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। तो किन क्षेत्रों पर वो ध्यान केंद्रित करती है? जलवायु और ऊर्जा, क्लाइमेट एंड एनर्जी पर। ठीक है, खाद्य और कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर। देखिए, पर्यावरण का प्रभाव एग्रीकल्चर पर भी पड़ता है ना। वातावरण और समाज, इन्वायरमेंट और सोसाइटी पर। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी। ठीक है, एक पढ़ा वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो यूनेप ने बनाया था 2000 में। दूसरा हमने पढ़ा वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट
1974 में लेज़र ब्राउन ने बनाया था, ठीक है। ये पर्यावरणीय समस्याओं को सामने रख रहे थे, उनका समाधान बता रहे थे तथ्यात्मक रूप से, ठीक है। विश्व बैंक पर्यावरण रणनीति, ये क्या है? वर्ल्ड बैंक इन्वायरमेंट स्ट्रेटजी। तो वर्ल्ड बैंक ने एक इन्वायरमेंट की स्ट्रेटजी बनाई 2012 से 2022 के लिए, इसको एक बार देख लेंगे। विश्व बैंक समूह की नई पर्यावरण योजना न्यू इन्वायरमेंट स्ट्रेटजी 2012 से 2022 महत्वाकांक्षी कार्य योजना, एक कार्य योजना है कि हमें ये काम करना है जो संबंधित राष्ट्रों के विकास की नई कार्यप्रणाली की मांग करती है। मतलब जो राष्ट्र है उनको विकास की अपनी एक नई कार्यप्रणाली अपना चाहिए। मतलब अब देखिए हर चीज़ उनको चेंज करनी पड़ेगी, है ना। मतलब इन्वायरमेंट के अनुकूल चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ सतत विकास की निरंतरता पर ध्यान देते हुए यह भी सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण हरित एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक वृद्धि को मतलब बढ़ावा तो देना है, उसके साथ क्या है, तो इसमें क्या है कि वो बोल रहे हैं कि आप इस कार्य प्रणाली में आपको आर्थिक वृद्धि को तो बढ़ाना है, उसके साथ साथ सतत विकास भी करना है, ठीक है। और क्या है? पर्यावरण हरित और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। मतलब ये सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण हरित और मतलब और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है ये, ठीक है। द विजन ऑफ द न्यू इन्वायरमेंट स्ट्रेटजी 2012 से 2022 इज टू इंश्योर अ ग्रीन क्लीन एंड रिजिलियंट वर्ल्ड फॉर ऑल, ठीक है। तो क्या करना है? ये एक विजन है, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू इन्वायरमेंट स्ट्रेटजी है इस टाइम के लिए, टू इंश्योर एक ग्रीन, एक क्लीन मतलब साफ, हरा और रिजिलियंट वर्ल्ड फॉर ऑल, सबके लिए हो। हरा, इसमें ग्रीन का मतलब क्या है? इस शब्द का आशय विश्व जिसमें प्राकृतिक संसाधनों, सागर, भूमि और वन को शामिल करते हुए इनका संधारणीय सस्टेनेबल रूप से प्रबंधन एवं संरक्षण करते हुए जीवन एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने से है, ठीक है। जो भी मतलब हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है, उनका हम अच्छे से मैनेजमेंट करें, उनका संरक्षण करें, उन्हें बचा के रखें और जीवन की और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस तरीके से हम स्वच्छ, मतलब इस शब्द का आशय विश्व के सभी लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादक जीवन प्रदान करने, प्रदूषण स्तर को कम करने, कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करने, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ सागरीय पर्यटन प्रदान करने से है। देखिए क्या है कि हमें विश्व के जितने भी लोग हैं उनको क्या है? बेहतर स्वास्थ्य मिले, है ना। स्वच्छता का मतलब है प्रदूषण कम हो, ठीक है। प्रदूषण से बहुत बीमारियां होती हैं। कार्बन उत्सर्जन कम हो, स्वच्छ वायु हो, स्वच्छ जल हो, स्वच्छ सागरीय परितंत्र हो, ये इसका क्लीन वर्ड का मतलब है। देखिए एक है कि मेंस के लिए ना, जैसे अगर आपको कभी लगता है कि हम आंसर्स नहीं लिख पाते हैं, अच्छे शब्द नहीं लिख पाते, तो आप यहाँ से शब्द उठा सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, कि हमें क्या लिखना है। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, आप अपने आंसर में भी ऐसी लाइन्स लिख सकते हैं। रेजिलियंट मतलब, रेजिलियंट का आशय है जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव शॉक से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाने और तैयार रहने से। मतलब जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो चीज़ें होंगी उनसे निपटने के लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। ये हो गया हमारा विश्व बैंक पर्यावरण रणनीति। इसके बाद देखिए फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ये क्या है? फॉरेन FIP, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जलवायु निवेश कोष CIF के अंतर्गत $775 मिलियन का एक कोष है। देखिए फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो जो जलवायु निवेश कोष है उसके अंतर्गत क्या है? एक कोष है जो विकासशील देशों के वानिकी क्षेत्रों से सीधे निवेश करता है। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके जो वानिकी संबंधी क्षेत्र है ना, फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी क्षेत्र है उनमें सीधे निवेश करता है। इसके अलावा ये विकासशील देशों को रेड प्लस कार्यक्रम के लाभ उठाने में प्रभावी रूप से सक्षम बनाता है। रेड प्लस कार्यक्रम मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उससे उस कार्यक्रम के लाभ उठाने में प्रभावी रूप से सक्षम बनाता है। मतलब जो विकासशील देश हैं वो इस कार्यक्रम का लाभ उठा सके, इसके लिए उन्हें सक्षम बनाता है। दूसरे शब्दों में फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जो विकासशील देशों को रेड प्लस कार्यक्रम से अपेक्षित लाभ प्राप्त करने में बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है। उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जो मतलब विकासशील देश है, वो रेड प्लस कार्यक्रम से क्या है? लाभ प्राप्त करने में जो उन्हें बाधा आ रही है, ठीक है, उनको वो दूर कर सके। FIP द्वारा प्रदत्त अनुदान और कम ब्याज दर की राशि का उपयोग निर्धन देश अपने यहाँ गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी रिडक्शन, न्यूनीकरण, मिटिगेशन, प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस बढ़ाने में करते हैं। तो FIP से जो भी अनुदान मिलता है या कम ब्याज दर पर राशि होती है उसका निर्धन देश अपने यहाँ पॉवर्टी उन्मूलन में यूज़ करते हैं, ठीक है, मिटिगेशन में करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में करते हैं। FIP के प्रमुख क्षेत्र क्या है? सतत जंगल विकास हेतु प्रबंधन, कृषि वानिकी क्षेत्र में सुधार, भूस्खलन समस्या का समाधान, जंगल निरीक्षण हेतु प्रबंधन, कृषि और भोजन प्रबंधन में सुधार, वन रोपण
और वनीकरण में सुधार लाना, ये है। ठीक है, अब आगे का हम और बहुत सारी संस्था देखेंगे, WNO क्या है, टेरी क्या है, ठीक है, बहुत सारी बची हैं हमारी, ग्रीन पीस क्या है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।